हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोग के लिए बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया है टीचर का एग्ज़ाम, तो 1 to 5 के लिए जो लिया गया है तो उसको हम करवाएंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसको आज इस सेशन में पूरा कराएंगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम है अगर 1 to 5 बीपीएससी टीचर का, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और प्रत्येक प्रश्न का एक सटीक उत्तर देंगे। तो आप प्रतिदिन एक सेट जरूर मारें और अपना स्कोर जरूर देखें कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार ही अपना तैयारी में लग जाएं। बस समय आपको बस कम है, तो हम आपको जो बीपीएससी के टीचर वाला 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है तो उसको करवाएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 कहता है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि को कितना प्रतिशत देना होगा। ऑप्शन ए में कहता है 10%, बी में 50%, सी में 30%, डी इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 का राइट आंसर हो जाएगा 10%। यानी कितना हो जाएगा 10%। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छुड़ाने के लिए जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का 10% देना होगा। कितना प्रतिशत देना होगा? 10% देना होगा। देखिए, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई में वाहनों के अगर वाहन मालिक से बीमित शुल्क का 10% जुर्माना के रूप में और 5 लाख रुपये का भुगतान का प्रावधान किया गया था। देखिए, 10% और 5 लाख रुपया मांगा। क्या रुपया? 5 लाख रुपया का भुगतान का प्रावधान किया गया है। समझ गए? और इसमें किया गया है कि इससे पहले वाहन जो मालिक है उसके बीमित मूल्य का 50% चुकता करना होता था। इसके पहले 50% करना होता था, लेकिन अब कितना कर दिया है? तो 10% कर दिया गया है। और देखिए, इसमें अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य सरकार शराबबंदी लागू कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछेगा कि अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य सरकार शराबबंदी लागू कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो अनुच्छेद 47 के तहत राज्य सरकार शराबबंदी पर कर सकता है। और बिहार में सर्वप्रथम शराबबंदी तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन लगाया था? तो कर्पूरी ठाकुर ने लगाए थे। कर्पूरी ठाकुर के द्वारा लगाया गया था। इनके द्वारा? कर्पूरी ठाकुर के द्वारा लागू किया गया था। और मुंगेरी लाल समिति की रिपोर्ट्स को लागू करना था 1977 ईस्वी में, लेकिन 2016 में पुनः बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया गया श्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगर पूछ देगा कि बिहार में शराबबंदी कब लागू किया गया था, तो 2016 में लागू किया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यानी बिहार में शराबबंदी इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया 2016 में किया गया। और कौन किए? तो श्री नीतीश कुमार ने किए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो पूरा डिटेल के साथ हम करवा रहे हैं, आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें। तो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? ये सब करंट है दोस्त। तो एयरबस में बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 की यात्रा विमान बनाया है? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में चीन, सी में भारत और डी में एक से अधिक और ई में इनमें से कोई नहीं। देखिए, एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए C919 चीन ने यात्री विमान बनाया है। कौन बनाया है? तो चीन ने बनाया है। इन एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए चीन ने C919 यात्री विमान बनाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, C919 का निर्माण कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना कंपनी द्वारा किया गया है। कौन कंपनी द्वारा? एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के द्वारा किया गया है। फरवरी 2023 में क्या हुआ था? एयर इंडिया ने 470 नए विमान खरीदने के लिए
एयरबस और बोइंग कंपनी से डील किया था। समझ गए। अगर फरवरी की बात किया जाए तो फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने 470 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग कंपनी से डील किया था, यानी समझौता किया था। और मई 2023 ईस्वी में चीन के पहले स्वदेश निर्मित यात्री विमान, यानी मई 2023 ईस्वी में चीन के पहले स्वदेश निर्मित यात्री विमान C919 ने व्यवसायिक उड़ान भरी, जिसे चीन की सरकारी विमान एजेंसी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस द्वारा संचालित की गई थी। और देखिए, एयरबस फ्रांस की ओर से, बोइंग अमेरिका के विमान बनाने वाली कंपनी है। समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में क्रिकेट, बी में बैडमिंटन, सी में भारोत्तोलन और डी में है एक से अधिक और ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। कीर्तिराज सिंह भारोत्तोलन से संबंधित है। यानी कीर्तिराज सिंह किससे संबंधित है? भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। समझ गए न। दिसंबर 2022 में खुदसरूम हसनपुर गांव में, यानी पटना में पड़ता है, कीर्तिराज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतकर परचम लहराया था। और बांग्लादेश में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर जीती थी। और सितंबर 2023 में एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार जीत प्रदान किया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। यानी आप याद रखिए, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कहता है, भारत उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्चम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? दरभंगा, गया, सिवान, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसका राइट आंसर बताइए। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? यानी 4 का राइट आंसर हो जाएगा सिवान जिला। कौन जिला? तो सिवान जिला ने बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त किया है, सिवान में। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? अब बताइए, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करेगा कि रीट जारी करेगा, डिक्री जारी करेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक कि उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, जब भी मौलिक अधिकारों को अगर हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार का रीट जारी करा जाता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। और कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है? तो 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। समझ गए ना। यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी मौलिक अधिकार को अगर लागू करने के लिए न्यायालय ने रीट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट जारी करता है। और 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय को ही रीट जारी करने का आदेश दिया गया था। समझ गए? याद रखिएगा, 1950 ईस्वी से पहले केवल कलकत्ता और बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय को ही रीट जारी करने का आदेश दिया गया था। लेकिन अब सभी उच्च न्यायालय को भी रीट जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। अगर पूछ देगा प्रश्न में 1950 से पहले किन हाई कोर्टों को रीट जारी करने का आदेश दिया गया था? ऑप्शन ए में रहेगा कलकत्ता, बी में बंबई, सी में मद्रास और डी में एक से अधिक। तो क्वेश्चन मारिएगा एक से अधिक, इन कलकत्ता, बंबई और मद्रास को ही दिया गया था। लेकिन अब 1950 के बाद सभी उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का आदेश दे दिया गया है। न्यायालय को भी जितना भी हमारे देश में हमारे भारत में उच्च न्यायालय है, उन सभी को रीट जारी करने का आदेश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट है। देखिए कौन कौन है जो बता देते हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण कुछ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों को क्रियावरण को लेकर रीट जारी कर सकता है। कुछ
उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मूल अधिकार के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी भी उद्देश्य को लेकर इसे जारी कर सकता है। और याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आपको रिट जारी करेगा। और उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक यानी गारंटी देने वाला बनाया गया है। समझ गए? यानी उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक बनाया गया है। अब इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। समझ गए? जो भी प्रश्न आएगा उसको डिटेल में आप पढ़िए, आपको एकदम सिलेक्शन पक्का है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? देखिए, आप बताइए महानदी पर कौन स्थित है? देखिए, ऑप्शन ए में है घुमरा पदार बांध, दुधवा बांध, हीराकुंड बांध, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, घुमरा पदार बांध और दुधवा बांध हीराकुंड बांध पर है। ये वाला घुमरा पदार बांध और हीराकुंड बांध ये कौन नदी पर है? तो महानदी पर है। याद रखिएगा, घुमरा पदार बांध और हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्त। समझ गए? ये भी महानदी पर है और हीराकुंड भी महानदी पर है। समझ गए? और टिक्करपाड़ा बांध जो है ये महानदी पर है। टिक्करपाड़ा बांध भी है जो है ना, टिक्करपाड़ा भी महानदी पर स्थित है। समझ गए? और ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं के लिए लाया गया है। चलते हैं तो प्रश्न नंबर और देखिए, इससे संबंधित और प्रश्न आते हैं। देखिए, महानदी जो है ना, महानदी 851 किलोमीटर है और उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। और महानदी उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन है? महानदी है। और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में सिहवा पहाड़ी के पास है और यह नदी उड़ीसा में बहती है। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में ही बहती है। समझ गए ना? अब देखिए, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध। पूछेगा कि सबसे लंबा बांध कौन है, तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। इन हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। ये मानव निर्मित है, इसको मानव ने बनाया है हीराकुंड बांध को। समझ गए? और बहुउद्देशीय परियोजना को भारत को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पूछ देगा कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। समझ गए? तो चलते हैं। देखिए, एक बार और बात सुन लीजिए। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो 1948 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में बनाया गया था। यह यूएस के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। समझ गए? तो आप एक प्रश्न पढ़िए, उससे हजारों प्रश्न निकालिए। तो देखिए, अब इसको सीख गए कि सबसे हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध था। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध पूछेगा, हीराकुंड बांध पूछेगा। महानदी पर कौन कौन है? तो घुमरादार और कौन है? हीराकुंड बांध है। समझ गए? अगर प्रश्न पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बनाया गया था? तो 1948 में बनाया गया था। और देखिए, यह यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। समझ गए? तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कहता है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में है? अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी वो किस शहर में अभी है? ऑप्शन ए में है रियाद, बी में है जेरूसलम, सी में है रोम, डी में एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में खबरों में रहे अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में है। कहाँ है? जेरूसलम में। हाल ही में अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में है जो हाल ही में खबरों में रहा है। अब देखिए, अल हरम मस्जिद को ग्रेट मस्जिद या ग्रैंड मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। अल अक्सा मस्जिद क्षेत्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद होता रहता है। और भारत के हैदराबाद जो है मक्का मस्जिद को औरंगजेब ने पूरा करवाया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी कनाडा, सी बेल्जियम, डी में एक से अधिक और ई में एक से इनमें से कोई नहीं। अब यह प्रश्न अगर पूछ देगा नाटो का सदस्य
माने कौन नहीं है। आप सुनिए, नाटो वर्तमान में 21 देश आता है। आपको अब याद रखना होगा कि नाटो में कितना देश अभी वर्तमान में है, तो 31 देश है। समझ गए, कितना देश है? 31 देश। और एक बात याद रखिएगा, नाटो का 31वां सदस्य जो है ना, वो फिनलैंड बना है। कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। नाटो का 31वां जो है ना, 31वां देश कौन बनना है? फिनलैंड बना है। यानी नाटो का 31वां देश कौन बनना है? तो फिनलैंड बना है। समझ गए। और नाटो का अगर गठन पूछ देगा कि नाटो का गठन कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में। आपको याद रखिएगा, आप याद रखिएगा कि नाटो का गठन कब हुआ? 1949 ईस्वी में। नाटो में कितना देश है? तो 31 देश है। 31वां देश कौन है? तो फिनलैंड है। कौन है दोस्त? तो फिनलैंड है। और इसका मुख्यालय पूछ देगा तो ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो ब्रुसेल्स है। समझ गए। अब ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम में। इतना आप याद रखिएगा। समझ गए। नाटो में कितना देश? 31 देश। कितना देश? 31 देश है। अब अंतिम 31वां देश कौन है? 31वां देश फिनलैंड है, जो जाकर के मार्च 2023 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? मार्च 1923 में हुआ था। और नाटो का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। नाटो का गठन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। समझ गए। इस समय देशों की संख्या 12 थी। समझ गए। जब नाटो का जब गठन हुआ था तो उनमें से कितना देश था जी? तो 12 देश था। समझ गए ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय पूछ देगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। ठीक ना। अब देखिएगा दोस्त, तो नाटो में कौन कौन देश आता है? 31वां देश जो है कौन है? फिनलैंड बताए थे ना। हाँ, अब बताते हैं। देखिए, नाटो में डेनमार्क आता है, भी डेनमार्क भी आता है, कनाडा भी आता है, बेल्जियम भी आता है, फ्रांस भी आता है, आइसलैंड भी आता है, इटली भी आता है, नॉर्वे है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, यूएसए है, जर्मनी है, यूनान है, हंगरी है, पोलैंड है, स्पेन है, टर्की है। इसी तरह से सभी देश आते हैं 31वां देश। समझिए ना। यानी कहे के मतलब हुआ कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डेनमार्क है, यह है, कनाडा है, यह है, बेल्जियम है, इसका राइट आंसर इनमें से एक से अधिक होगा। अब बताइए, इसमें से आपको अगर कहीं से प्रश्न पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा। देखिए, नाटो में कितना देश? 31 देश। 31वां देश कौन है? तो फिनलैंड है। कब शामिल हुआ था? तो मार्च 2023 में। और पूछेगा नाटो का गठन कब हुआ था? 1949 में। जब नाटो का गठन हुआ था तो उस समय देशों की संख्या कितना था? तब 12 था। पूछेगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। समझ गए ना। कोई दिक्कत है? अब पूछेगा, अगर डेट सहित पूछेगा तो इसका नाटो में स्थापना अगर पूछ देगा डेट सहित, तो याद रखिएगा 4 अप्रैल। कितना अप्रैल? तो 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया था। इसमें 31 देश आता है। 31 देश आता है। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ क्रमबद्ध है? अब बताइए, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? बताइए। ब्रिक्स, G20, G7 की एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए 9 का राइट आंसर। देखिए, सबसे पहले आप, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, G20 के दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? तो G20 का। समझ गए ना। यह कथन किसका है? G20। यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो G20 के साथ संबंध है। और भारत का G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के लिए ही किया गया था, है ना। यानी वसुधैव कुटुंबकम है। यानी कि G20 क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। G20 का जो अध्यक्षता किया गया वो एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के लिए किया गया था। और एक बात आप याद रखिएगा, G20 का जो बैठक हुआ था, G20 का जो बैठक हुआ था 9 से 10 सितंबर को हुआ था। 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। आप याद रखिएगा कि G20 का गठन कब हुआ था? तो 9 से 10 सितंबर 2023
2023 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और एक बात याद रखिएगा, G20 का 2024 में बैठक ब्राजील में होगा। पूछ देगा ये प्रश्न भी आई है कि G20 का जो 2024 में बैठक कहाँ होगा? तो आप याद रखिएगा ब्राजील, एकदम कन्फर्म पूछेगा दोस्त, समझ गए ना। यानी G20 का 2024 में बैठक कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। 2023 में कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। 9 से 10 सितंबर, समझ गए, 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ था नई दिल्ली में, 2023 वाला। लेकिन G20 का 2024 का बैठक कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। इतना बात आप याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 को कहता है, प्रश्न नंबर 10 कहता है कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वाड के संबंध में कौन सा कथन आपको सही लगता है? ऑप्शन ए में कहता है इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है कि इनमें से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले क्वाड के बारे में जानेंगे। देखिए क्वाड का संबंध जो है ना, एक से अधिक कथन इसको सही हो सकता है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ जे, क्वाड का पूरा नाम पहले जान लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी क्वाड भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना है। सबसे पहले आप जानिएगा क्वाड जो है ना, देखिए इसमें क्वाड में अक्षर कितना है? 1 2 3 4 है ना। तो देखिए 1 2 3 4, ये चार गो अक्षर क्वाड है, तो 4 गो देश से मिलकर बना है। क्वाड कितने देश से मिला है? 4 देश। देखिए कौन है? भारत है, अमेरिका, ये दो आपको याद हो गया, भारत, अमेरिका। और देखिए जापान। अब एक बार जापान के बारे में जानते हैं, तो जापान में बम कब गिराया गया था? 1945 में, समझ गए ना, हिरोशिमा और नागासाकी में, समझ गए, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। समझ। ऑस्ट्रेलिया, अभी चारों आप याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच हुआ वर्ल्ड कप, तो ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। तो इसके बारे में आप जानिएगा, क्वाड 4 देशों से मिलकर बना है, भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, समझिए, इतना याद हो गया। आप देखिए जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, अगर पूछ देगा ना कि जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है, तो शिंजो आबे द्वारा क्वाड की परिकल्पना किया गया था। क्वाड का परिकल्पना कब किया गया था? किसके द्वारा? तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, तो शिंजो आबे द्वारा किया गया था। क्वाड का गठन का अगर पूछ देगा ना कि क्वाड का गठन कब हुआ था, तो 2017 में। आप याद रखिएगा कि क्वाड का गठन कब हुआ था, तो 2017 में हुआ था। समझ गए ना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका ने मिलकर इसको 2017 में क्वाड का गठन किया था। समझ गए, इतना आप याद रखिएगा। और क्वाड का बैठक 2023 में जापान के हिरोशिमा में हुआ था। अब याद रखिएगा कि क्वाड का बैठक 2023 में कहाँ हुआ था? क्वाड का बैठक 2023 में कहाँ हुआ था? तो 2023 में जापान के हिरोशिमा में हुआ था, जहां पर बम गिराया था अमेरिका ने। और 2004 में कहाँ होगी? तो 2024 में कहाँ होगी? तो भारत में होगी। आप याद रखिएगा कि क्वाड का जो गठन हुआ था, क्वाड का गठन 2017 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इसको आप याद रखिएगा, क्वाड का गठन 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका ने मिलकर किया था। सर्वप्रथम जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड का परिकल्पना किया गया था। और क्वाड का बैठक 2023 में कहाँ हुआ था दोस्त? तो हिरोशिमा में हुआ था। हिरोशिमा जो पड़ता है जापान में, हिरोशिमा क्षेत्र में ही अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को मैंने बम गिराया था। समझ गए। और पूछ देगा, अगर प्रश्न पूछ देगा आपकी कि 2024 में कहाँ होगा, तब भारत में होगा। यानी क्वाड का 2024 में बैठक कहाँ होगा दोस्त? तो भारत में होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कहता है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, इनमें से एक से अधिक कि इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखिए कौटिल्य जो थे ना, इसको 3 नाम से जानते हैं, कौटिल्य, चाणक्य, है ना, या विष्णुगुप्त। और ये तक्षशिला के थे प्रधानाध्यापक थे। समझ गए। इन्हीं कहाँ के थे? तो तक्षशिला के प्रधानाध्यापक थे। समझ गए ना। और ये अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। चाणक्य विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किए थे। यहाँ मैंने कहा तक्षशिला में। चाणक्य विद्यार्थी के रूप में भी अध्ययन कहाँ किए थे? तक्षशिला में। और वहां के प्रधानाध्यापक भी रहे थे। और मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में, नंद वंश के राजा थे, वो भरे दरबार में
चाणक्य को अपमान किया था। किसमें लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस में लिखा गया है कि मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने पूरा भरे दरबार में चाणक्य को बेइज्जती किया था। इस बेइज्जती को लेकर के उसने ठान लिया था, कौटिल्य ने ठान लिया था कि इस अपमान के बदला मैं जरूर लेंगे। कौन ठाना था? तो चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने ठान लिया था। जब राजा नंद ने पूरे दरबार में इनको जब अपमान किया तो उसी दिन उन्होंने ठान लिए कि इस अपमान के बदला मैं एक दिन जरूर लेंगे। और चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करके रहा और नंद वंश को समाप्त करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। समझ गए? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन करके मौर्य वंश पर नींव डाली थी। इनके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य को कहा और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ाई लड़ा नंद वंश से और नंद वंश को पराजित कर दिया था। समझ गए ना? और एक बात और याद रखिएगा, इन्हीं कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय इतिहास का राजनीतिक सिद्धांत और प्रशासन से संबंधित का प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1781 का विद्रोह के बारे में आप देखिए, पूछ रहा है। ऑप्शन ए में देखिए, कहता है अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह का कुचलने में सफल रहे। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, कि इनमें से एक से अधिक की कोई नहीं। अब देखिए, बिहार में 1781 में विद्रोह के बारे में अगर सही कथन जानिएगा तो यह जमींदारों एवं किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। जमींदारों और किसानों द्वारा, जमींदार के द्वारा चलाया गया था और किसान के द्वारा भी यह विद्रोह को चलाया गया था बिहार में 1781 में। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन्हें किसान के द्वारा भी विद्रोह चलाया गया था, जमींदार के द्वारा भी चलाया गया था 1781 में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 1781 में बिहार में विद्रोह करने वाला जमींदारों में फतेह बहादुर शाही, नारायण सिंह, अकबर अली खान इसमें प्रमुख थे। समझ गए? और इस विद्रोह को दबाने में कॉरफर्ड और कैप्टन पॉवेल का योगदान महत्वपूर्ण था। और एक बात याद रखिएगा, बनारस के राजा चेत सिंह ने 1781 में अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक वसूली और अपमान से तंग आकर विद्रोह को कर दिया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? आप देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में ब्राजील, बी में ब्रिटेन, सी में रूस और डी इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, कहा हुआ है कि भारत और ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा ब्रिटेन के साथ भारत ने इन्हीं नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किससे किया है? ब्रिटेन के साथ मिलकर किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस घोषणा अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ब्रिटेन की 6 दिवसीय भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक की यात्रा की गई थी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14, भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीट है? भारत की निर्मित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीट है? अब देखिए, संसद के लिए अगर पूछ दिया जाए, देखिए आप यहां पर आप याद रखिएगा कितना है, प्रश्न नंबर 14। तो देखिए, पूरा अगर पूछेगा ना तब 1272 हो जाएगा। 1272 कुल अगर पूछ देगा भारत के नर्म उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीट है, तो इन्हीं कुल कितना होगा तब 1272। देखिए, लोकसभा में 888 है। लोकसभा में कितना है? लोकसभा में 888 बैठने के लिए सीट है और राज्यसभा में 384। अब इसको जोड़ दिए, राज्यसभा में 384 है, लोकसभा में 888। 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, 8 8 16 1 17 के 7 हाथ में रहा 1, 8 अच्छा कितना हो जाएगा 12, 1272। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत के नर्म उद्घाटित संसद में संसदों की कुल कितने सीटें हैं तब 1272। अब इसके बारे में आपको पूरा बता देते हैं। देखिए, भारत की नर्म उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल 1272 सीटें हैं, जिसमें संसद में बैठने की क्षमता कुल पूछेगा तब 1272। अगर पूछेगा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888, आप याद रखिएगा 8 8 8 3 बार, 8 8 कितना बार 3 बार। और राज्यसभा में आप पूछेगा तो 3 8 4
4, समझ गए। और 28 मई को जाकर के 28 मई 2023 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी नए संसद भवन का उद्घाटन किया, यानी श्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के इनको उद्घाटन किया था। नवम्बर 28 मई को, आप ये डेट जरूर याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने तारीख को संसद भवन का उद्घाटन किया था, 28 मई 2023 को, समझ गए। और याद रखिएगा नए संसद भवन का आकार में त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय। यह इसीलिए है क्योंकि यहाँ भूखंड पर बना है, इसलिए इस त्रिकोणीय बनाया गया है। और नए संसद भवन में एक संविधान सभागार बनाया गया है जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा दस्तावेजीकरण किया गया है। नए संसद भवन के अंदर स्थापित एक फैकल्ट पेंडुलम है जिसे संसद के अक्षांश पर इसे एक चक्कर पूरा करने में 49 घंटा 59 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। मूल रूप से 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा को पुराने भवन से नए भवनों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है। अब मुख्य चलते हैं प्रश्न नंबर 15। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिजली प्लेटम प्लेटफॉर्म, ग्रेट प्लेटफॉर्म, कुशल प्लेटफॉर्म, एक से अधिक कि इनमें से कोई नहीं। यानी 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए डिजिटली क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मार्च 2023 में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजिटली क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों को बीमा दावों का भुगतान स्वीकृत करना है। अब भारतीय वायुसेना द्वारा वायु पायलट के खराब मौसम से निपटने में मदद करेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? के सिब्बन, सुमित क्षत्रिय, अमित क्षत्रिय, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? देखिए इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा 33%। कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33%। क्या हो जाएगा दोस्त? 33%। यानी भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्र वांछित का प्रतिशत 33% होना चाहिए। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% भाग में कुल वन और वृक्षारोपण क्षेत्र है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। समझ गए? तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थायी नाम है? पोदू, दहिया, बेबर, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 18 में क्या होगा कि कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक होगा। काहे कि देखिए स्थानीय कृषि सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल के पेड़ पौधों को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और उस पर कृषि किया जाता है। इसे कर्तन, दहन या पैडा पद्धति भी कहा जाता है। और पोडू और पेंडा नाम से स्थानांतरित कृषि आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और बेबर या दहिया याद रखिएगा, बेबर या दहिया नामक स्थानांतरित कृषि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 19। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है? कसवा, मलोका, मैनिको,
एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन 19 का राइट आंसर हो जाएगा मलोका, हो जाएगा मलोका। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20। ऐतिहासिक दक्षिणापंत नामक क्षेत्र का विस्तार है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के बीच, विंध्याचल पर्वत श्रेणी कावेरी नदी के बीच, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच, उपयुक्त में से एक से अधिक। इन्हें 20 का हो जाएगा। देखिए बेसन, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को मलोका नाम दिया गया है। कुछ नाम दिया है, मलोका नाम दिया गया है। और याद रखिएगा, जिसकी छत तिरछी खड़ी ढाल होती है। अमेजन बेसिन क्षेत्र में बड़े घरों या अपार्टमेंट को मलौका या मैलोकस कहते हैं, और मैलोकस में तिरछी छतें होती है ताकि वर्षा पानी सपाट छतों की तुलना में अधिक सुगमता से और शीघ्र से नीचे गिर जाए। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के बीच है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर।